चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता खुशवाह है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माता पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहे। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर जाकर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों के एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। चीज़ें और स्कूल आने जाने का, कॉपियों का, पेंसिल पेन का, यूनिफॉर्म, बस्ता, खाने का डिब्बा, जूते और इसके अलावा तुमने इस साल कितने रुपए की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी है? तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो? उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। बच्चों के दो समूह बनाओ। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। स्कूल में देखते देखते 5 साल बीत गई। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनमें उनमें मैं अपनी पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बताओ, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। अध्यापक के लिए बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाइए। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। हर बच्चे का हक कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। क्या आरटीई अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक रात मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी, पर मज़ा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसे आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ निकालो। अध्यापक के लिए बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें। साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए बचाए।
इन रुपयों में मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। पता करो, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। क्या अपना मनपसंद कोई नाम रखो। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए हो। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। पता करो, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? तुमने किस किस जगह रंग का शहद देखा है? क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस किस काम के लिए? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के अलावा कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा है। रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है? उनकी सूची बनाओ। चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसे थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की? क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर, छोटी चींटी के पैर। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। उन पर रंग भरना ना भूलना। चलो आज पढ़ते हैं चैप्टर 6, ओमाना का सफ़र। ओमाना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमाना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमाना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया।
राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमाना बहुत उदास हो गए। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमाना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमाना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमाना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। ओमाना की डायरी। दोपहर का समय था। स्टेशन में पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे आने वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है और कब? अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगी और क्यों? टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पे खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी। बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। ओमाना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती है? मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अध्यापक के लिए गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया? चर्चा करो। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं? चर्चा करो। अध्यापक के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें। पाठ 7 खिड़की से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुबह हो गई। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ
भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में लगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वह नदी है। यहाँ समुद्र, हवा ठंडी है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुक कर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती। मैंने और उन्हीं के डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ हो गई। ओमाना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है। ओमाना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं। चर्चा करो, चर्चा करो। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ खड़ खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। क्या तुमने पुल देखे। कहाँ। क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो। कहाँ। पुल किस पर बना था। तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड सी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल धुंध अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे हैं। पहाड़ को काट कर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो। तुम्हें कैसा लगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं। ओमान ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमाना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ कैसे पार करती। अब दोपहर हो गई। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के
पेड़ देख पा रहे है। अम्मा ने बताया कि वहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी? पता करो और सूची कॉपी में बनाओ। क्या तुमने नारियल पानी पिया? कैसा लगा? चर्चा करो। नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो। पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्याम भी आ गया। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अमूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को, माँ की माँ को, पिताजी की बहन को और पिताजी की माँ को। अध्यापक के लिए विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। थैंक यू।